हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत आपका मैट फोरेंसिक पे, और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि होने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब इसमें हम मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले मैं ब्लड के बारे में बना चुका हूँ, ब्लड, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, बैलिस्टिक, तो काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी करनी है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं और भी पढ़ाता रहता हूँ, जैसे कि बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, एंटोमोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, साइबर। तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एनीथिंग दैट ब्रेक बियर्स मार्क, साइन, सिंबल which have meaning for conveying a message, preserved or recorded for reconstructing or providing a phenomena is called। ठीक है, ये जो सारे के सारे एक किसी चीज़ के ऊपर अगर सिंबल, साइन, मतलब कोई मैसेज वगैरह देना चाह रहा है कोई, या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फिनोमिना को क्या बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन रहे डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट या फिर ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, आप टाइम ले सकते हो, मैं इस वीडियो के अंदर टाइम नहीं देता। क्यों? क्योंकि वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप वीडियो को पॉज कर लो, अपना अपना टाइम ले लो, फिर इसको पॉज करके छोड़ दो, मतलब ओपन रिज्यूम कर लो, फिर आप अपना आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एनीथिंग दैट बियर मार्क, साइन, सिंबल दैट हैव मीनिंग और कन्वेइंग एनी मैसेज इज नोन एज डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन है। अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है। तो ऑप्शन आपके ये रहे, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 45 या फिर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आप टाइम वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसका आंसर सोच के मुझे बताओ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, जो कि है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अगर कोई बी अब तो देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में था, कोई बीएसएस से रिलेटेड भी पूछ सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो उसका क्या सेक्शन होता है? वो होता है 2D। ठीक है, 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिफाइंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर। इसके बाद हम आ जाते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इज विच टाइप ऑफ फिनोमिना। ठीक है, क्या इसका फिनोमिना क्या है हैंड राइटिंग का? तो इसके ऑप्शन रहे, न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, मस्कुलर फिनोमिना, न्यूरोमस्कुलर फिनोमिना, या फिर नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। बाय द वे, अगर आपने मेरी हैंड राइटिंग वाली वीडियो देख रखी है ना, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा फिनोमिना है। ठीक है, तो आपने वो पढ़ रखी होती तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताओ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है न्यूरोमस्कुलर फिनोमिना। हैंड राइटिंग ना तो सिर्फ एक मस्कुलर फिनोमिना है, ना ही सिर्फ न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है, वो दोनों का कंबाइंड फिनोमिना है। मतलब आप उसमें सोचते भी हो, आप उसमें मस्कुलर की मसल्स की मूवमेंट भी करते हो, तो इसलिए क्या हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कि है इंप्रेशन ऑन अ पेपर शीट मेड प्रोमिनेंट बाय यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, मतलब जो इंप्रेशन है पेपर के ऊपर, वो हम आराम से देख सके, वो हम किस टेक्निक के थ्रू देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख के समझ आता है। ओब्लिक लाइट, यूवी लाइट, आईआर लाइट या फिर एक्सरे, इनमें से कौन सी ऐसी लाइट है जिसको हम देख के यूज करके उस मार्किंग को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, मतलब आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो को वेट कर लो, मतलब सॉरी, वीडियो को पॉज कर लो, इसका आंसर बताओ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ओब्लिक लाइट। ठीक है, ओब्लिक लाइट का हम यूज करते हैं कि मतलब एक ओब्लिक लाइट का क्या मतलब होता है, एक अलग से एंगल पे लाइट गिरना। अब एंगल से क्या होता है, डेप्थ वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाती है कि भाई वहाँ पे क्या है। मोस्टली इंडेंटेड राइटिंग वगैरह भी होती है, वो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है, वेरिएशन इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ फाइन मार्क इज कॉल्ड डैश, वाइल इफ फाउंड इन फॉर्म ऑफ डिजाइन लेटर और स्पेस इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब उसको क्या बोला जाता है कि जब ये पेपर की थिकनेस में अगर कोई वेरिएशन आ जाए, कोई डिजाइन वगैरह उससे बना दे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन रहे, वायर मार्क या और वाटर मार्क, वायर मार्क और वायर मार्क, स्टाइरेशन मार्क और डिजाइन, या फिर डिजाइन और स्टाइरेशन मार्क। तो आपको इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताने की कोशिश। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है वायर मार्क और वाटर मार्क और वायर मार्क। अब वाटर मार्क क्या होता है कि भाई जब हम देखते हैं ना, गांधी जी को देखते हैं नोट में से, वो क्या है, वाटर मार्क है। पेपर की थिकनेस में फर्क आता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ पेपर को क्या बोलेंगे, वाटर मार्क बोलेंगे। वाइल फाउंड फॉर्म ऑफ डिजाइन लेटर और स्पेस, उसको क्या बोला जाता है, वायर मार्क बोला। वाटर मार्क एंड वायर मार्क आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर पासिंग थ्रू विच रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए।
तो मतलब कौन से रोल के थ्रू पास करने के बाद हम वाटरमार्क और वायरमार्क को बना सकते हैं? प्रेसिंग रोल, वाइब्रेटिंग रोल, ट्रांसमिटिंग रोल या फिर डैंडी रोल। ठीक है, इन में से आप वीडियो को पॉज़ कर लो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आई होप मैं आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डैंडी रोल। तो ठीक है, डैंडी रोल एक होता है जहाँ से हम पास करते हैं जब पेपर को, तो उससे हम वाटर मार्क भी बना सकते हैं और वार मार्क भी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, आप सोच रहे होंगे कि भई मैं समझा क्यों नहीं रहा? तो ये अगर मैं इस वीडियो में समझाने लग गया ना यार, तो ये वीडियो घंटों-घंटों लंबी हो जाएगी और मैं नहीं मानता कि भई घंटों-घंटों ऐसे एमसीक्यूज़ वाली वीडियो पे वेस्ट करना सही है। तो आप तो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानो, उसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि इसी से मिलते-जुलते यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट ही होते रहते हैं। अ कंटेंट रिटन बाय वन पर्सन फॉर द पर्पस टू बी आइडेंटिफाइड बाय ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन इज़ कॉल्ड। मतलब आपने कुछ लिखा है, लेकिन आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता उसको, तो उसको क्या बोल सकते हैं? इंडेंटेड हैंडराइटिंग, स्टील हैंडराइटिंग राइटिंग या फिर सीक्रेट हैंडराइटिंग या फिर विजिबल राइटिंग, ठीक है? तो ऑप्शन को दे आपके पास है, वीडियो को पॉज़ करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होता है सीक्रेट राइटिंग, ठीक है? सीक्रेट राइटिंग क्या होती है? मतलब बस आपको ही पता है और किसी को नहीं पता या फिर जिसको आप भेज रहे हो सिर्फ़ उसी को पता होगा डिकोड कैसे करना है उसको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है जनरली एवरी पर्सन राइट हिज़ नेम इन समव्हाट डिफरेंट स्टाइल दैट द रेस्ट ऑफ देन द रेस्ट ऑफ द राइटिंग, दिस इज़ कॉल्ड। मतलब जब आप कोई नाम लिखते हो, जब अपना नाम लिखने की बात आ जाए, तो आप एक अलग स्पेशल तरीके से लिखते हो। उस स्पेशल तरीकों को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड राइटिंग, क्वेश्चन राइटिंग, स्पेसिमेन राइटिंग या फिर एक सिग्नेचर बोला जाता है। ठीक है? सिंपल सा ही आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज़ कर लो, नहीं समझ आया तो इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपने देखा होगा बड़े स्टाइल से मारते हैं लोग, तो वो ही अपने नाम को एक अलग तरीके से लिखना होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है द शेप एंड स्टाइल इन लेटर्स दैट कंपोज हैंडराइटिंग व्हिच रिमेन्स हिडन इन आवर ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है? द शेप एंड स्टाइल इन हैंडराइटिंग मतलब जो हम लिखते हैं किसी चीज़ को, वो जो हमारे दिमाग में सेव रहता है कि हम कैसे किसी स्टाइल को बनाना है, इस शेप में लिखना है इसको, तो वो हमारे दिमाग में रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड हैंडराइटिंग, रिफ्लेक्स राइटिंग, स्टैंडर्ड राइटिंग या फिर बिहेवियरल राइटिंग, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर बताने की मुझे कोशिश करें। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड राइटिंग। ठीक है? जो मतलब आप स्टैंडर्ड अपने दिमाग से लिखते हो ना, कुछ भी जनरली लिखते हो आप, तो वो क्या है स्टैंडर्ड राइटिंग है, ना तो आप उसमें कुछ हेरा-फेरी कर रहे हो, आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो उसको, तो वो स्टैंडर्ड राइटिंग कहलाता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वो आता है फ़ॉर्जरी से रिलेटेड जो कि है फ़ॉर्जरी इज़ डिफाइंड इन व्हिच सेक्शन, ठीक है? अब आपको ऑप्शन दे रखे होंगे कुछ आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट के 145, 420 आईपीसी का आईपीसी का 463 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का 45। तो आप वीडियो को पॉज़ करो और इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करो। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आईपीसी के अंदर फ़ॉर्जरी को डिफ़ाइन किया गया था आईपीसी सेक्शन 463 के अंदर। अब आईपीसी अब क्या बन चुका है? भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन-सा सेक्शन आता है? 363 जो सेक्शन आता है हमारा, उसके अंदर जो फ़ॉर्जरी को डिफ़ाइन किया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ इंडेंटेशन इज़ अ कैरेक्टर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फ़ॉर्जरी? मतलब इंडेंटेशन अगर किसी फ़ॉर्जरी में प्रेज़ेंट है, तो उसको कौन से टाइप की फ़ॉर्जरी बोला जाएगा? तो अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं सिमुलेटेड फ़ॉर्जरी, ट्रेस्ड फ़ॉर्जरी, ट्रांसमिटेड लाइट फ़ॉर्जरी या फिर विजिबल लाइट फ़ॉर्जरी। ठीक है, बाय द वे फ़ॉर्जरी के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने सारे टाइप की फ़ॉर्जरी को बता रखा है। तो आप वीडियो को पॉज़ कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ट्रेस्ड फ़ॉर्जरी उसको बोला जाता है जो कि इंडेंटेशन के थ्रू हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है एस्डा जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus इज़ मेनली यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस? कौन से यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है? आइडेंटिफाइंग इंक कंपोनेंट्स, डिटरमाइनिंग दैट अ डॉक्यूमेंट इज़ अ फोटोकॉपी, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ हैंडराइटिंग डॉक्यूमेंट या फिर रिवीलिंग इंडेंटेड राइटिंग, ठीक है? तो ऑप्शन आपके पास ये रही, वीडियो को पॉज़ करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो ये काफ़ी सिंपल सा आंसर अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पता है, वीएससी के बारे में पता है, एसडीए के बारे में पता है, तो आप अच्छे से इसका आंसर आराम से बहुत आसान से दे सकते हो।
तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। तो सिंपली एसडा को हम इंडेंटेड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके पास एक रोड होती है, तो वो क्या करता है टोनर घेर देता है कि जहाँ पे इंडेंटेड पोर्शन होता है ना, जो उसके साइड होता है वहाँ पे टोनर घेर देता है, जो इंडेंटेड पोर्शन होता है ना वो हम उसको आराम से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, निन हाइडेन मेथड इज यूज्ड टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट, निन हाइडेन रिएक्ट्स विद व्हिच कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में क्यों आया, क्यों? क्योंकि निन हाइडेन मेथड हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे मोस्टली यूज़ किया जाता है, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट पे भी फिंगरप्रिंट को वो डेवलप कर देता है, 15 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स पे भी। ऑप्शन आप देख सकते हो, फैट, सोल्ट, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड। वीडियो को पॉज़ कर लो, नहीं पता तो आंसर आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख रखी है तो फिंगरप्रिंट में। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है अमीनो एसिड, बहुत सिंपल सा आंसर है। जो निनाइड्रीन है वो अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर का, जिसको र्यूमेंस पर्पल बोला जाता है, स्पेसिफिक नेम है इसका, तो उस कलर के फिंगरप्रिंट ये डेवलप करता है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है, एज ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम अ इंक बाय एनालाइजिंग थ्रू व्हिच मेथड। ठीक है, अब एज ऑफ डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा मेथड यूज करते हैं वो हमें बता। टीएलसी, रेडियो एक्टिविटी, क्लोरीन माइग्रेशन टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो आप वीडियो को पॉज कर लो, सोचने की तुक्का मारने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, टीएलसी का भी हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के, रेडियो एक्टिविटी का भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन माइग्रेशन टेस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक क्या है, हम यूज कर सकते हैं एज ऑफ डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि एज ऑफ डॉक्यूमेंट, एज ऑफ इंक, हम एक्यूरेटली कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट या इंक की आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक मोटा-मोटा बता सकते हैं, भई ये इतना पुराना है, ठीक है? फेड को हम देख सकते हैं कि भई ये इस टाइम पे ये होगा, फेड होते-होते कितना टाइम हो चुका होता है। तो हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, हम एक्यूरेटली कभी भी किसी चीज़ की एज नहीं बता सकते। इस चीज़ को अपने माइंड में घुसा लेना और ये चीज़ याद रखना। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जो कि 15th क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ इंक थ्रू गैस क्रोमैटोग्राफी इज़ मोर यूज़फुल इन केस ऑफ, मतलब जो हम गैस क्रोमैटोग्राफी करते हैं इंक की, वो किस केसेस में ज़्यादा यूज़, डाइड इंक के केस में, प्रिंटेड प्रेस इंक के केस में, बॉल पॉइंट पेन इंक के केस में या फिर पिगमेंटेड इंक के केस में। तो आप वो वीडियो को पॉज़ कर लो, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन ही यूजीसी नेट में आते हैं। अभी डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आपको बहुत मतलब ऐसे पज़ल कर देंगे। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस इंक के जो होती है एनालिसिस उसकी, जो हम गैस क्रोमैटोग्राफी करते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो गैस क्रोमैटोग्राफी है वो किस लिए यूज़ की जाती है, इंक के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? इंक वाली वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इंक में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट को जब हम गैस क्रोमैटोग्राफी करते हैं, क्यों, सॉल्वेंट क्या होता है, वेपोराइज़ेबल होता है, ठीक है? वोलेटाइल होता है, तो गैस क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस गैस क्रोमैटोग्राफी को हम सॉल्वेंट के एनालिसिस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं, हैंडराइटिंग इन व्हिच देयर इज़ अ डेलिब्रेट डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हैबिट इज़ रेफर्ड एज़, मतलब आप नॉर्मल हैंडराइटिंग जो लिखते हो उससे डेलिबरेटली आप कुछ और अलग तरीके से लिखना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? लेटेंट राइटिंग, डिसगाइज्ड राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग या फिर अल्टर्ड राइटिंग, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज़ कर लो, बहुत सिंपल सा है ये, आपको पता होगा इसका आंसर, तो आई होप, ठीक है? तो अगर आपको ये आप गलत दे रहे हो ना, तो यार एक कमेंट सेक्शन में लिखना, भैया मुझे एक समझ नहीं आ रहा, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यार डॉक्यूमेंट की, आप जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, डिसगाइज्ड राइटिंग। तो डिसगाइज्ड राइटिंग बोला जाता है जब आप डेलिबरेटली किसी चीज़ को गलत लिखने की कोशिश करते हो, गलत तरीके से लिखने की कोशिश करते हो। तो अगला जो क्वेश्चन आता है चार्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। चार्ट डॉक्यूमेंट मतलब जले हुए डॉक्यूमेंट जो होते हैं हमारे। इज स्टेबलाइज्ड बाय स्प्रेइंग व्हिच सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए और काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई कौन-सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है स्टेबल करने के लिए चार्ट डॉक्यूमेंट को। क्योंकि चार्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बहुत ईज़िली ब्रेक फ्रेजाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिखर जाते हैं, तो उसको स्टेबल करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए हम पॉलीविनाइल एसीटेट यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन, सुपर ग्लू या फिर टर्पेंटाइन ऑयल। इनमें से कौन-सा है, वीडियो को पॉज़ करो और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्या चीज़ यूज़ की जाती है स्टेबल करने के लिए चार्ट डॉक्यूमेंट। तो आई होप आपने पता कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो पॉलीविनाइल एसीटेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं, स्प्रे कर देते हैं चार डॉक्यूमेंट पे, उससे क्या है वो थोड़ी चीज़ स्टेबल हो जाती है। फिर उसको आराम से लिफ्ट करते हैं हम ग्लास पीसेस के थ्रू, उसको केयरफुली प्रिजर्व करते हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेप है इसका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वो आता है, अ लेटर विद अननोन ऑथर इज़ नोन एज़, हमें, हमारे पास कोई लेटर है लेकिन उसपे ऑथर हम उसको मतलब पता नहीं है कि ये लेटर किसने लिखा है, तो उसको क्या बोला जाता है? सीक्रेट लेटर, एनोनिमस लेटर, सिनोनिमस लेटर या फिर अनऑथेंटिक लेटर। इनमें से आप, मतलब सारे देखो सिनोनिम है, अजीब-अजीब से लग रहे होंगे आपको, सिमिलर से ही लग रहे हैं, सबके मीनिंग भी एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको। तो यार
यूजीसी नेट ऐसे ही बिचलाता है बच्चों को। अब नॉर्मली वो क्वेश्चन तो नहीं दे सकता ना डायरेक्ट, तो इस वीडियो को पॉज़ करो और इसको आंसर बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं आंसर बता देता हूँ, एनोनिमस लेटर इसको बोला जाता है। एनोनिमस क्या? जब किसी ने किसी को लेटर भेजा लेकिन अपना बारे में कुछ नहीं बताता, तो उसको एनोनिमस लेटर बोलते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी को वो करते थे ना एनोनिमस क्वेश्चन वाला कि भई मुझसे एनोनिमस क्वेश्चन पूछो। तो द अगला क्वेश्चन आ जाता है, द ओल्डेस्ट केमिकल मेथड यूज्ड टू विजुअलाइज़ लेटेस्ट प्रिंट, ठीक है? ओल्डेस्ट मेथड कौन-सा है लेटेंट प्रिंट को विजुअलाइज़ करने के लिए? लेटेंट प्रिंट बाय द वे आपको नहीं पता तो वो भी प्रिंट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो क्वेश्चन आ जाता है सॉरी ऑप्शन आ जाते हैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड मेथड, ठीक है? और इसके बाद साइनो एक्रिलेट एस्टर फ्यूमिंग मेथड, आयोडीन फ्यूमिंग मेथड और सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट। वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है आयोडीन फ्यूमिंग। आयोडीन फ्यूमिंग सबसे पुराना मेथड है, जो कि लेटेंट प्रिंट्स को डेवलप करने में यूज़ किया जाता है। बेसिकली फिंगरप्रिंट के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पे काफ़ी बार हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन आता है इंडेंटेड राइटिंग के बारे में। इंडेंटेड राइटिंग ऑन पेपर कैन बी रिवील्ड बेस्ट बाय व्हिच मेथड, ठीक है? इंडेंटेड राइटिंग को हम कैसे आराम से मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिवील कर सकते हैं। आईआर लाइटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन के थ्रू या फिर यूवी लाइटिंग के थ्रू। ठीक है, इसका आंसर पहले क्वेश्चन पहले भी है। सेम ही क्वेश्चन को देखो रिपीट कर रखा है लेकिन अलग तरीके से पूछ रखा है। तो ये वेरिएशन ही आपको समझनी है कि एक क्वेश्चन को वो यूजीसी नेट वाले पूछते अलग-अलग तरीकों से हैं, आंसर सेम ही होता है उनका। वीडियो को पॉज़ कर लो, इसका आंसर बताने की मुझे कोशिश करो। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन, ठीक है भाई, एस्डा की बात कर रहा है एक तरीके से। एस्डा को ही हम यूज़ करते हैं इंडेंटेड राइटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।